Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe. Let me start our period of English. Open your books. On page number 68, today our topic is grammar focus, in which we discuss about use of past tense. Let me start. Use of past tense यानी कि गुजरा हुआ ज़माने का इस्तेमाल. पास्ट टेंस कहते हैं गुजरा हुआ ज़माने को. टेंसेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन. जो ज़माने हैं, ज़माने कौन से? हाल, माजी और मुस्तकबिल. वो मदद करते हैं हमें समझने में कि काम कब हुआ है. वर्ब्स इन द पास्ट टेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल होता है हमें बताता है व्हाट हैपन्स इन द पास्ट और सम टाइम अगो, कि माजी में और कुछ वक्त पहले क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल, द क्रो अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड. द क्रो अपोलोजाइज्ड जो है ये हमें बताता है कि ये जो है कुछ टाइम पहले हुआ है काम या माजी में हुआ है, पास्ट में हुआ है. टू हिज फ्रेंड यानी कि उन्होंने कव्वे ने माफ़ी मांगी अपने दोस्तों से. एंड द नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू द पास्ट टेंस. बी केयरफुल व्हाइल चेंजिंग द इर्रेगुलर वर्ब्स. चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स, ये जो वर्ब हमें दिए हुए हैं इनको चेंज करना है पास्ट टेंस में. बी केयरफुल व्हाइल चेंजिंग द इर्रेगुलर वर्ब्स. जब इर्रेगुलर वर्ब्स होंगे हमने उसको एहतियात से बदलना है. सो वर्ब इन द पास्ट टेंस यूजुअली हैव ईडी एट द एंड. जो वर्ब होता है पास्ट टेंस में वो आमतौर पर ईडी पर ख़त्म होता है. बट सम वर्ब्स डू नॉट फॉलो दिस रूल. लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी जिनके एंड में ईडी नहीं आता. दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स. तो वो क्या कहलाते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स. यानी कि जिनके एंड में ईडी हम लगाएंगे, ईडी होगा तो वो क्या होगा? रेगुलर वर्ब्स. और जिनके एंड में ईडी नहीं होगा तो वो कौन से होंगे? इरेगुलर वर्ब्स. अब उनके एग्जांपल्स कैसे हैं? वो कैसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में ईडी नहीं होता? वो है रन, रैन, लाइक दिस, रन, रैन, फ्लाई, फ्लू. इनके अलावा बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके एंड में जो है ईडी नहीं आता, उनकी फॉर्म चेंज होती है. सो लिव, इसके साथ क्या आएगा? इनके साथ ई पहले से मौजूद है, हम इसके साथ जस्ट डी राइट करेंगे. सो राइट हेयर लाइक दिस. यूज़ के साथ हमने डी यू ऐड किया है इसके फॉर्म ऑफ अब चेंज करने के लिए, इनको पास्ट में बनाने के लिए. थिंक को मैंने नहीं राइट किया. वाई? वो इसलिए कि ये जो फॉर्म है ये ईडी के साथ नहीं चेंज होगी, ये इर्रेगुलर वर्ब है. ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब को हमने कैसे चेंज करना है? थिंक, थॉट. तो यहाँ पे क्या आएगा? थॉट, THOUGH, लाइक दिस. मेक का मेक्ड आएगा, रियलाइज का रियलाइज्ड, एडवाइस का एडवाइज्ड. यानी वो मैंने राइट कर दिए हैं जिनके साथ ईडी आना है या ई मौजूद है, हम जस्ट डी राइट करना है. फॉरगिव, फॉरगेव. सो राइट हियर. ये कौन सी फॉर्म है? ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं. ठीक है, ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं. इसी तरह गेट, गॉट. सो स्टूडेंट्स, आपने इन जो वर्ब्स हैं इनको हमने पास्ट टेंस में चेंज किया है. आपने इनको लर्न भी करना है और मम्मा को सुनाना भी है. आवर पीरियड इज ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 4 के वर्ड्स प्रॉब्लम्स के 3 पार्ट्स किए थे. आज हम लोगों ने बाकी 2 पार्ट्स करने हैं. ठीक है बेटा. A, B आप लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था. C आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा. D पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे करना है और E आप लोगों ने होमवर्क में करना है. ठीक है. डी पार्ट हमारे पास है. शाहिद हैज़ 42 फीदर्स. शाहिद के पास कितने फीदर्स हैं? फीदर्स किसे कहते हैं? पर को कहते हैं. जो परिंदे के पंख होते हैं ना, उसे कहते हैं. इफ़ देयर आर 6 हेड्स. ठीक है, उसके पास अब अगर 6 हेड्स हैं उसके पास, हाउ मैनी फीदर्स कैन गो ऑन ईच हेड. तो एक हेड पे कितनी फीदर्स लगेंगी? आपने देखा होगा अक्सर हैट होती हैं, जो टोपी होती है हैट, ठीक है, उसके ऊपर पंख से लगे होते हैं, फीदर्स लगे होते हैं. देखिए कभी आप लोगों ने हैट किस तरह से होती है. ठीक है बेटा, ये होती है हैट. ये देखिए इसके ऊपर पंख से लगे हुए हैं. ठीक है, इस तरह से ये हैट होती है. इसके ऊपर अब उसने बताना है कि कितने
जो इसके ऊपर फीदर्स लगे हैं, पंख लगे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डेट टुडे? डेट इज़ 3 जुलाई 2020 एंड डे इज़ फ्राइडे। ऊपर आपने होमवर्क राइट करना है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस घर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 4। टॉपिक हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हमने डी पार्ट करना था। डी पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शायद हैज़ 42 फीदर्स। शायद के पास कितने फीदर्स हैं? 42 फीदर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, जो हेड पे लगे हुए थे उस तरह के। इफ़ देयर आर 6 हेड्स, उसके पास कितने हेड्स है? अगर उसके पास 6 हेड्स हों, हाउ मैनी फीदर्स कैन गो ऑन ईच हेड्स? तो आपने बताना है कि वो एक हेड पे कितने फीदर्स लगाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास कितने फीदर्स थे? 42 फीदर्स थे। कितनी हेड्स है? 6 हेड्स है। अगर हम 42 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका मतलब उतनी फीदर्स वो हर हेड पे लगाएगा। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया है। 42 डिवाइडेड बाय 6। अब आप देखिए 6 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है? 6 का टेबल रीड आउट करें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। कहाँ पे आता है? 7 पे। 6 7 ज़ा 42। इसका मतलब है उसने हर हेड पे कितने फीदर्स लगाए थे? 7। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया 7 फीदर्स। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने होमवर्क में इसका डी पार्ट भी राइट करना है जो हमने सॉल्व किया आज, और ई पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, डी पार्ट आपने राइट करना है लाजमी। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट्स थे आपने सारे के सारे होमवर्क में राइट करने हैं। ठीक है बेटा, जो पार्ट हमने अभी किया है डी पार्ट, ये भी आपने होमवर्क में राइट करना है, और ई पार्ट आपने खुद राइट करना है, खुद सॉल्व करके फिर राइट करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have completed our unit number 7, force. बेटा आज हम यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे सर्किट्स बनते हैं और कैसे करंट फ्लो करता है, कंप्लीट सर्किट क्या होता है, इनकम्प्लीट सर्किट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन। मेन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पावर स्टेशन में प्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। और ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचाई जाती है? मोटी मोटी तारों की मदद से, जिनको हम केबल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, हम ऐसा तो नहीं होता ना कि हर घर में खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। एक मेन पावर स्टेशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और फिर उसको सप्लाई किया जाता है पोल्स और केबल्स के थ्रू डिफरेंट एरियाज़ में, और वही फिर हमारे घरों में आती है। इसी तरह हमने घरों में भी वायरिंग की हुई होती है, तो फिर एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड, और ये मतलब हम सारे घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जो तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टन मटेरियल्स। एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ ख़ास किस्म के मटेरियल्स में से ही गुजर सकता है। ख़ास किस्म के मटेरियल्स क्या होते हैं और क्या क्यों ऐसे गुजर सकता है, ये हम पढ़ते हैं। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सम मटेरियल्स, कुछ चीज़ें लाइक मेटल एंड वाटर, जैसे कि धात और पानी, लेट इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के करंट को बहने देते हैं थ्रू देम इजीली, अपने अंदर से आसानी से। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ये क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से गुजरने दें उनको कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि धातें या पानी।
तो बेटा अब आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि जब किसी बिजली की चीज़ को छूना हो तो हमारे हाथ या पाँव या जिस्म गीला ना हो, या वहाँ पे पानी गिरा हुआ ना हो, या वो जो चीज़ हम चलाना चाह रहे हैं बिजली यूज़ करके वो चीज़ गीली ना हो। क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि गीली चीज़ में चूँकि नमी होती है, पानी मौजूद होता है, तो उसमें से करंट गुजर सकता है। खुदा न खास्ता अगर गीले हाथों से आप बिजली वाली चीज़ को हाथ लगाएं तो करंट क्या होगा, वो पानी से गुजर कर आपके जिस्म में पास कर जाएगा और आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। इसी तरह हमने कहा जाता है, आपने सुना होगा कि बड़े कहते हैं कि बेटा ये लोहे की चीज़ है, इसको नहीं टच करो बोर्ड के साथ या किसी बिजली वाली चीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि लोहा भी एक धात है और वो एक कंडक्टर है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है बेटा, आपने ये एहतियातें देखी भी होगी और आपने इनको फॉलो भी करना है। तो हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं जिनमें से करंट गुजरता है? इनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। अदर मटेरियल्स लाइक रबर एंड वुड, जैसे कि दूसरे मटेरियल जैसे कि रबड़ या लकड़ी, डू नॉट लेट द इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो थ्रू देम, उनमें अपने अंदर में से करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो बेटा ये जो दो डेफिनेशंस है ना, ये चाहे आपके क्वेश्चंस में हो या ना हो, ये आपने वैसे भी याद कर लेनी है, कंडक्टर्स की डेफिनेशन और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, अब ये देखिए ये एक वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरकर हमारे घरों में आती है। इस वायर को आप देख सकते हैं कि ये देखें इसके ऊपर रबर की कोटिंग है, इसको ये एक इंसुलेटर है रबर, ठीक है। और ये इसके अंदर से जो वायर्स निकल रही हैं ना वो मेटल की हैं, वो कंडक्टर्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी ने इन वायर्स में से मूव करना है और ये इंसुलेटर क्यों चढ़ाई गई है रबर इसके ऊपर? सेफ्टी के लिए। अगर ये ऊपर ना हो तो क्या होगा कि कभी भी तार को हाथ लग जाए या बिजली के चलते हुए कहीं टच हो जाए तो बहुत करंट लग सकता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए होती है। ये देखिए ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। ये देखिए ये इसके ऊपर रबड़ है, ये भी रबड़ है, ये देखिए ये रबड़ चढ़ी हुई है और ये इसका मेटल वाला पार्ट है, ठीक है। ये देखिए ये मेटल है और ये रबड़ चढ़ी हुई है ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल्स के लिए दो तारें हैं और फिर इसको एक और रबड़ की कोटिंग के अंदर जो है वो सेव किया गया है ताकि करंट जो है वो ना लग सके, ठीक है बेटा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जो मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करता है और ये जो रबड़ है ये सेफ्टी के लिए होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम सर्किट्स के बारे में और फ्लो ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे उर्दू कायदो इंशा ओपन करेंगे। शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें बेटा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने हमारा उन्वान उलट अल्फाज जो है वो शुरू किया था बेटा। कल हमने इसकी तारीफ़ की थी और मुझे उम्मीद है कि मेरे सब प्यारे बच्चों ने वो अच्छे तरीके से याद की होगी। इसको हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। मायने के लिहाज से जो अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हों इन्हें उलट अल्फाज कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी मायने के लिहाज से जो अल्फाज एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों उनको क्या कहते हैं? उलट अल्फाज कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देख लेते हैं हमारे अल्फाज। पहला हमारा लफ्ज़ है सच। तो बेटा सच का उलट क्या है? झूठ। सच, झूठ। सींचे सच, झेवा झूठे, झूठ। सच, झूठ। अगला हमारा लफ्ज़ है नरम। नरम का मतलब होता है यानी कि बहुत ही मुलायम सा, यानी कि आसानी से जो दबाया जा सके, नरम। इसका जो है वो उलट क्या है? सख्त, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मज़बूत, जिसको हम दबा ना सकें। नरम, सख्त। नून रेम मीम रम, नरम। सीन ख़त ख़त, सख्त। नरम, सख्त। अगला हमारा लफ्ज़ है छोटे। छोटे यानी कि बहुत ही साइज़ में कम, यानी कि बहुत छोटे। छेवा छोटे बड़िए टे, छोटे। इसका उलट क्या है? बड़े। बे डे बड़िए डे, बड़े। बड़े यानी कि जिनकी
जो है वो हाइट, जिनका कद बड़ा होता है, छोटे बड़े। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? ज़मीन। ज़मीन, जे मीम जे नून, ज़मीन। इसका उलट क्या है? आसमान, अलिफ मदा सीन मीम अलिफ मा नून, आसमान, ज़मीन, आसमान। अगला हमारा लफ्ज़ क्या है? पतली, पेते पत लाम छोटी ली, पतली यानी कि बारीक, पतली। उसका उलट क्या है? मोटी, मीम व मो टे छोटी टी, मोटी यानी कि जो पकड़ने में थोड़ी जो है वो ज़्यादा यानी कि मोटी फील हो, पतली मोटी। हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? बड़ा, बे डे लिफड़ा, बड़ा, छेवा छो टे लिफ्टा, छोटा, बड़ा छोटा। अगला हमारा लफ्ज़ है मुसलमान। मुसलमान जैसे कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, तो बेटा हम क्या है? मुसलमान। अब मुसलमान का उलट क्या है? काफिर, काफ अलिफ का फेरे फिर, काफिर यानी कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करते, वो कौन होते हैं? वो काफिर होते हैं। ठीक है बेटा, जो इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं है वो क्या है? काफिर हैं। मुसलमान, काफिर। अगला हमारा लफ्ज़ क्या है? आमदन, अलिफ मद्दा मीम दालुंदन, आमदन। बेटा आमदन का मैंने आपको कल भी बताया था कि पैसों का आना क्या कहलाता है? आमदन कहलाता है। क्या कहलाता है? आमदन। ठीक है, और इसी तरीके से इसका उलट क्या है? खर्च। खर्च क्या है बेटा? पैसों का जेब से निकलना, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसों का देना क्या कहलाता है? खर्च। खैर खर्चे, खर्च, आमदन, खर्च। अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? धूप। धूप यानी कि सूरज का मौजूद होना, सूरज की जो रोशनी होती है वो क्या होती है? धूप होती है। दाल है ध, वाव पे धूप। उसका उलट क्या है? छाँव यानी कि सूरज का मौजूद ना होना। ठीक है, जिस जगह पर सूरज की रोशनी नहीं होती वो क्या होती है? छाँव होती है। छे लिच्छा हमज़ा वाव नून गुना, छाँव, धूप, छाँव। बेटा हमारा आखिरी लफ्ज़ है जानदार। जानदार यानी कि जिसमें जान हो, जो हरकत कर सके, वो क्या कहलाती है? जानदार। जो चीज़ सांस लेती है, हरकत कर सकती है, वो क्या होती है? जानदार होती है। जैसे कि हम इंसान, परिंदे, जानवर और पौधे भी जो हैं वो जानदार हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं। जीम अलिफ जा नून जान, दाल अलिफ दा रेदार, जानदार। इसका उलट क्या है? बेजान। बे बढ़िया बे, जीम अलिफ जा नून जान, बेजान। क्या मतलब है इसका? कि वो चीज़ें जो सांस नहीं लेती, जो चल फिर नहीं सकती, वो क्या होती हैं? बेजान होती हैं। जैसे कि मेज़, कुर्सी, पंखा, बेड, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बेजान हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे 10 अल्फाज और उनके उलट हैं। ठीक है बेटा, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी नोटबुक पे बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखना भी है, इनका होमवर्क करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।